सभी विदर्भ टीवी और लॉर्ड बुद्धा चैनल के दर्शकों को आनंद मांजरखेड़े का जय भीम। आज दिनांक 10/2/2022 बृहस्पतिवार को आज हम आपके सामने एक इशू ले आए हैं। वो इशू है हिजाब इशू या नॉन इशू। आज 2022 में 5 राज्यों में जो सबसे बड़ा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ का एक राज्य और बाकी 4 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं। 5 साल पहले कब्रिस्तान या शमशान इस मुद्दे के ऊपर घूम के एक इलेक्शन यूपी का हुआ और बाकी 4 राज्यों का हुआ। गोवा में बीफ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या गोवा में बीफ हम सप्लाई करेंगे, इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा गया। 5 साल में बहुत पानी गंगा में से बह गया है और ये बहते हुए पानी में कोरोना काल में कितनी तो भी लाशें बह गई, ऐसे भी एक हमारे सामने आया हुआ आंकड़ा है। इन लाशों के साथ साथ सभी मुद्दे बह गए और भाईचारे का नया मुद्दा हमारे देश के खेतीहर किसानों ने लाया है। और किसानों ने उनकी सभा में अभी जो मुद्दे उठे उसमें जय श्री राम भी बोला, अल्लाहू अकबर भी बोला, और तब से हमारी जो बाईपार्टीजन धार्मिक ध्रुवीकरण वाली पॉलिसी थी ये पूरी तरह से बदल गई है। और ये बदली हुई पॉलिसी के कारण जो गुजरात को प्रयोगशाला बोला जाता था, जो गुजरात को एक तरीके से लेबॉर्ट्री बोला गया था हिंदुत्व की, वो गुजरात की लेबॉर्ट्री अभी दक्कन में नीचे कर्नाटक में चली गई। और कर्नाटक में विगत कुछ दिनों से एक हिजाब वाला मुद्दा उठ के खड़ा हो गया कि कोई अगर हिजाब पहनेगा तो हम हमारे गले में भगवे गमछे पहनेंगे और हम 5, 25, 50, 100 लोग मिलके, स्टूडेंट्स मिलके किसी को हम हरास करेंगे, या इस मुद्दे पे हम कुछ तो भी नया आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस देश में गांधी जी ने नारा दिया था करके देखो, जवाहरलाल जी बोले थे आराम हराम है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी बोली थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी का नारा था मेरा भारत महान। उसके बाद फिर सत्ता में आने के लिए एक नारा लगा था कि सौगन श्री राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। वो मंदिर बनने के कगार पे हम आज आ गए हैं। लेकिन उसके बाद एक मुद्दा उठा था, जो मुद्दा था कि अब की बार एक आदमी की सरकार, और उस आदमी की सरकार ने गए 8 सालों में बाकी सभी मुद्दे छोड़ के एक ही मुद्दे के पीछे लग गए हैं, वो है धार्मिक धर्मीकरण का मुद्दा। आज विदर्भ टीवी पे और लॉर्ड बुद्धा चैनल पे हम ये हिजाब के मुद्दे पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हिजाब के मुद्दे के डिस्कशन के लिए मेरे साथ 2 अतिथिगण हैं। पहले हमारे सम्माननीय अतिथि है माननीय अविनाश जी काकड़े, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष किसान ब्रिगेड, और दूसरे हमारे अतिथि है माननीय डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जी। ये प्रोफेसर है और ये प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर में। साथ में ये है डिप्यूटी डायरेक्टर सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च न्यू दिल्ली। तो इन दोनों महानुभावों के सामने मैं ये चर्चा का विषय रखता हूँ। और चर्चा के विषय में मेरा पहला इन लोगों को सवाल है कि वर्तमान समय में ये हिजाब का मुद्दा क्यों उठा है। मैं ये दोनों से जानना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे आप दोनों लोग राय रख के, मैं डॉक्टर साहब पहले बार आए हैं, डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा। थैंक यू लॉर्ड बुद्धा चैनल और हमारे एंकर अविनाश सर, सभी लोगों का, कि मुझे यहाँ आपने बुलाया और इस बारे में बात करने के लिए कुछ मौका दिया। ये मुद्दा क्यों उठा, तो इसके 3 एंगल हैं मेरे हिसाब से। पहली चीज़ तो ये है जो समझने की है कि अब से पहले भी उस कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहनकर आती रही हैं, है ना, और किसी को कोई समस्या नहीं थी। ये पहली बात है। दूसरा ये कि जो मुद्दा उठा था तो उसको लोकली सबसाइड किया जा सकता था, बातचीत के जरिए से हल किया जा सकता था। वहाँ के प्रिंसिपल लोग, मुझे ऐसा पता चला है कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी कुछ गए थे मुसलमानों में से, और उन्होंने वहाँ पर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी की। लेकिन अंदर और क्या क्या हुआ हमको नहीं पता है। तो दूसरा एंगल उसका ये है कि एक तो ये कि अब तक तो कुछ नहीं हुआ था, अब क्यों हुआ। दूसरा ये कि रिजॉल्व किया जा सकता था लोकली, फिर रिजॉल्व नहीं हुआ। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, हर तरफ बन रही है, कि आप देखेंगे कि 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, चूँकि हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में जो इलेक्शंस हैं वो इमोशनल और सेंटिमेंटल लेवल और उसके इश्यूज़ पर लड़े जाते हैं। एकदम डेवलपमेंट के इशू पर और नौकरियों के इशू पर और ह्यूमन ग्रोथ के इशू पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इशू, इस पर नहीं होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कुछ चल रहा है इसके पीछे एक बैकग्राउंड हो। ठीक है, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी ना हो, लेकिन अब एक मौका मिल गया। हर तरफ से इश्यूज़ नहीं मिल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक अच्छा इशू मिल गया। अब आप देखेंगे कि सारे चैनल हिजाब 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 कर रहे हैं और सारे
एम्प्लॉयमेंट के, जीडीपी गिर रही है उसके, ऐसी कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट जो कि फ़ायदे वाली थी उन सब के, ये सब के सारे मुद्दे कहीं पीछे चले गए हैं। जो नौकरियों का वादा था, जो कोरोना से जो कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, सब कुछ पीछे चला गया है और अब हर तरफ डिस्कशन ये हो रहा है। हालांकि इलेक्शन है तो डिस्कशन इस पे होना चाहिए था कि परफॉर्मेंस कैसी रही, कितनी नौकरियां आई, जीडीपी कैसे बढ़ा, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, और बहुत सारे मुद्दे जो हैं। तो हम समझते हैं कि इसके पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं और कुछ कारण हमने गिनाए भी हैं। अविनाश जी, नमस्कार। लॉर्ड बुद्धा चैनल और विदर्भ टीवी का धन्यवाद, हमें डिस्कशन के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग धर्म का धंधा करते हैं और जिन लोगों ने धर्म को राजनीति के साथ मिला दिया, जिस वक्त इस्लाम की राजनीति अलग थी और इस्लाम का धर्म अलग था, उस वक्त का इस्लाम देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे यहाँ खोजते हुए आया था, भारत की खोज जिसने की, वो भी इस्लामिक मैप लेके आया था और इस्लामिक सारा कैलेंडर वो उसके साथ में वो आए थे। खैर, अभी क्या है कि हमारे यहाँ धार्मिक मुद्दा उफान पे है और उसमें दोनों तरफ से, इधर तबलीगी जमात और मजहबी विचारधारा, इधर संघी विचारधारा और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू बजरंग दल, और ये सारा उफान पे है। और ये उफान को एक दूसरे को पूरक है। मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे देश में 5 जमातें पैदा हो गई है, एक संघी, एक मुसंगी, एक बुसंगी, एक कुसंगी और एक सुसंगी। इसको थोड़ा विस्तार से अगर बताएं तो संघी आपको सबको पता है, मुसंगी मतलब मुस्लिम हैं मगर संघ का काम करते हैं, डिवीज़न का काम वो करते हैं। जैसे ओवैसी जैसे लोग जो है, वो जब भी बोलेंगे उनके वोट बढ़ेंगे, जब भी बोलेंगे डिवीज़न होगा। आपको बुरा लगेगा तो मुझे नहीं पता, मगर ये मुसंगी उसी टाइप के लोग हैं। दूसरे हैं बुसंगी, बाबा साहब का नाम लेंगे, मंत्रालय में उनके बैठेंगे, उनको शेर व शायरी और उससे ही फुर्सत नहीं है, नाम तो बाबा साहब का लेंगे, बताएंगे कि हम बाबा साहब के बाद पहला आदमी हूँ मैं जो इस देश में केंद्रीय मंत्री बना हूँ। बाबा साहब की और उनकी हैसियत अगर आप देख लो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो कहीं भी टिकते नहीं है उनके सामने। तीसरे है कुसंगी, कम्युनिस्ट में रहेंगे या कांग्रेस में रहेंगे और काम संघ का करेंगे। ऐसे कई नाम मैं गिना सकता हूँ और मुझे किसी से कोई डर भी नहीं है, मैं गिना सकता हूँ नाम। और दूसरा है सुसंगी, शिक्षित लोग हैं, इस देश के ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग। बाबा साहब ने जो बोला था कि गुलामों को गुलाम होने का एहसास नहीं होता जब तक वो विद्रोह नहीं करते, क्या शिक्षित लोगों ने ये काम किया? या शिक्षित लोगों ने ज़्यादा अंधश्रद्धा फैलाने का काम किया? मोदी भक्त जितने हैं उसमें डॉक्टर और इंजीनियरिंग की संख्या अगर आप देख लो तो आपके समझ में आ जाएगा कि इन्हीं लोगों ने ज़्यादा फैलाया है। इस तरीके का कुप्रचार और ये दुप्रचार इन्होंने किया है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में विभाजन हो गया है, विभाजन बहुत तीव्रता से होते जा रहा है। और विभाजन का फ़ायदा, अभी मोदी जी ने एक भाषण दिया था, कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस तो विभाजन की, अरे विभाजन की राजनीति आपने की, देश को विभाजित करने में भी आपका योगदान था। मोहन भागवत जी ने अभी परसों बोला था कि हम नर से नराधम नहीं पैदा करते, नरोत्तम पैदा करते हैं, नारायण पैदा करते हैं। तो मुझे भागवत जी से एक सवाल पूछना है कि भाई गुड़ से नारायण था या नराधम था, उसको क्लियर कर दो आप। तो ये जो क्लियर करने के लिए हम बोलते नहीं हैं, हम सवाल पूछते नहीं हैं। क्या है, चाणक्य एक वाक्य बहुत अच्छा बोल गया था कि इस देश का अहित दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से होगा। और सारे सज्जन लोग डरते हैं बोलने से, आप लोग बोलते नहीं हो। जब मुद्दे ऐसे आते हैं हिजाब के तो आप बोलते नहीं हो, और फिर उसका परिणाम क्या होता है मालूम है? जी जी, प्याज भी खाते हो और जूते भी खाते हो। हाँ, तो दोनों चीजें हो जाती है। राम मंदिर के वक्त यही हुआ, 3 तलाक के वक्त यही हुआ, और हर मुस्लिम मुद्दे के वक्त यही होता है। अविनाश सर से थोड़े से इज्जत के साथ बिल्कुल यानी इख्तलाफ करते हुए या उनकी बात को ना मानते हुए, मैंने चाहूँगा कि जितने भी अगर आप एजुकेटेड मुस्लिम्स के बॉडीज़ हैं उनके बयान उठा के देखें तो लोगों ने बोला है, उसको कंडेम किया है, उस राजनीति के खिलाफ भी बहुत सारे काम हुए हैं। इंटेलेक्चुअल एक्टिविज़म है, खुद मेरे आर्टिकल हैं बहुत सारे, ठीक है, हम पॉलिटिकल उस पर ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो उसके एसेंशियल कोर आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ जो भी इशू आया लोगों ने बोला है। तो अविनाश सर तक हो सकता है वो बात नहीं पहुंच पाई, हो सकता है इफेक्टिवली हम उतना नहीं बोल पाए हों, लेकिन ये बात है कि ये पूरा जो जिसको हम कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, कम्युनलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने हमेशा कोशिश की है। हाँ, ये बात है कि उनको आवाज़ नहीं मिली, और वो हम ये भी देख सकते हैं कि आम तौर पर एक मुसलमान के अंदर जो कम्युनल धारा है वो बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बहुत ही माइनर फ्रैक्शन है। जबकि उसके बिलमुकाबिल दूसरे लोगों में कम्युनलिज्म का वो बढ़ रहा प्रभाव जिसको हम कहते हैं बढ़ रहा है।
तो अविनाश सर के इस बात से थोड़ा सा अलग मैं कहते हुए मैं नहीं कहना आपका चाहूंगा। अधिकार है, जी, मगर जी, जी। मैं एक उदाहरण आपको जी, जी, देता जी। हूँ। वो उदाहरण था, मुंबई में एक रैली हुई थी, ओवैसी नहीं करवाया था, जी। जिसमें उन्होंने पुलिस को मारा था। जी। रैली हुई थी बांग्लादेश, वो ब्रह्मादेश के लिए, बर्मा के लिए, बर्मा में बुद्धिस्टों की तरफ से मुस्लिम मारे जा रहे थे, जी, जी। और उसके ऊपर रैली हुई थी उसका जी, जी। विरोध करके, जी। रोहिंग्या वाला मुद्दा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि मुंबई में पुलिस को मारा गया, वो भी वैन तोड़ी गई। मैं पुलिस को मारा उसका कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि पुलिस के मुस्लिम को संबंध, मुसलमानों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। जी, जी। वो उल्टे सीधे धंधे मुसलमान करते हैं, पुलिस भी उनसे पैसा लेती है, उनको प्रताड़ित करती है। मेरे ख्याल से अविनाश सर का ये बात ठीक नहीं, 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 है नहीं, कि मेरी भाई बात- मुसलमान हर तरह के लोग बुरे हैं, तो उसमें बिल्कुल, कोई मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। जी, ज्यादा संबंध अगर मुसलमानों से हो गए तो एक्सटॉर्शन के संबंध है, मारपीट के संबंध है, जितनी मैंने ये होती है कस्टोडियल डेथ होती है, वो 60% आप ही के लोग होते हैं। हाँ। मैं उससे इस पे मेरे ख्याल से अभी हम मुद्दे से अलग हट जाएंगे। जी, आगे जी। आएंगे। मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त शहीद स्मारक पे जो मैंने पथराव किया था, शहीद स्मारक को जो लातों और जूतों से तोड़ा था, जी। उस पे कितने मुसलमान संगठन बोले, मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं उस वक्त सब मुसलमान संगठनों का आह्वान कर रहा था कि आप आगे आइए, रास्ते पर देखिए आइए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि नहीं मालूम कि वो किस किसने फोड़ा था, तोड़ा था, है ना, ये भी एक बात है। उसके वो तो मालूम है, इसे डिनाई करने से देखो, आप जैसे ही बोल दोगे ना सर, अविनाश सर आप बोल दोगे कि वो तो कौन है, वो जू है, कौन आपका जिहादी जो संगठन चला रहा था, वो से इसिस वाला और वो जी, जी। तबलीगी, वो मेरे ख्याल से नहीं मुद्दे से चलेगा ना। हटने के बजाय जी जी इस पे आए तो ज्यादा अच्छा। पहला जो हमारा सवाल था उस पे तो बहुत अच्छे से आपने बताया, ये है अपन आगे भी जा रहे थे, क्या हो रहा आगे हम उसमें भी आएंगे। दूसरा सवाल मुझे ये करना था कि ये जो हिजाब का चलन है, यानी जो हमें दिखता है, यानी हम पॉपुलर बॉलीवुड वाले मूवीज़ देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो किसी ज़माने में लखनऊ वाले नवाबी स्टाइल वाले कितने तो भी पिक्चर्स आते थे, तो उसमें भी हीरोइन का चेहरा देखने को मिलता था बुर्का रहने के बाद भी। यानी हमने जो पिक्चर्स देखे, ये चलन जो हिजाब वाला है, ये कब से बड़े पैमाने पे आया है ऐसे लगता है? आप इस पे तो जी जी, तो सबसे पहले तो समझना चाहिए कि पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, ये सारे डेवलप्ड, जिसमें भी आपको दिख सकता है, ईसाइयों में भी है, हिंदू प्रथा में भी था, लेकिन मुसलमानों में जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है वो दो लेवल पे है। एक तो ये कि शरीर के जो दिखते हुए अंग है उसको पूरी तरह छुपाना है, और ये भी समझ लीजिए कि पर्दा सिर्फ औरत पर नहीं है, मर्द की नज़र का भी पर्दा है, उसको नीचे देखना है ना। तो हम ये नहीं कहते कि औरतों को तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मर्द को पहले कहा गया है कि अपनी नज़र नीचे रखो, और फिर औरत से कहा गया है कि अपने जो ओपन वाले हिस्से हैं उसको झाँको। जहाँ तक सर के बाल और चेहरे की बात है, तो सर के बाल झाँकने का कॉन्सेप्ट सारे उलमा जितने आलिम हैं उनके अंदर ये है कि भी झाँकना चाहिए। चेहरे पर यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि झाँकना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खुला रहना चाहिए। तो जो लोग खुला रखते हैं वो भी सही है, जो झाँक लेते हैं वो भी सही है। अब ये जो हिजाब का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वो ये है असल के बाल छुप जाए और जो आपके सामने का पोर्शन है वो पूरा छुप जाए। आप उसको कोई भी कलर के कपड़े पर कर सकते हैं, ब्लैक होना ज़रूरी नहीं है। बुरके का भी ऐसा है, आप अगर ढीला ढाला ड्रेस उसको पहनते हैं और वो सब कुछ आपका छुपा रहा है आपके बॉडी पार्ट्स को, तो वो जो है वो जायज़ है। तो हिजाब का चलन जो है ये ऐसा नहीं है कि आज से, ये 1400 साल पहले से है, जब से इस्लाम आया है, और कुरान में, हदीस में इसका है तज़किरा है इसका, और इसलिए मुस्लिम कल्चर के अंदर अलबत्ता डिफरेंस होते हैं। जैसे बहुत सारे मुसलमान नहीं करते हैं, तो कोई इसलिए नहीं करता है कि उसको पता नहीं, और कोई इसलिए नहीं करता है कि उसका चॉइस है। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इस्लाम ने तो और क्लियर कहा है कि ला इकराह फिद्दीन, है ना, कि दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम, व्हाट वी कॉल एज चॉइस। सो चॉइस टू प्रैक्टिस, तो इसीलिए कुछ मुस्लिम लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि नहीं करते तो क्या होगा, लेकिन यह है कि चॉइस है। तो हिजाब का चलन 1400 साल से है, हर तरह के कल्चर में रहा है। हाँ ये है कि हिंदुस्तान में चूँकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए हैं, तो उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है। जी अविनाश, ये चलन 1990 के बाद बहुत तेज़ी से फैला है, और ये सारा का सारा वहाबीज़म है। ये ज़्यादातर जो कट्टरता जो आई है वहाबीज़म से आई है। वहाबीज़म फैलाया सऊदी अरेबिया ने, जिस सऊदी अरेबिया अभी परेशान होकर उससे बाहर हट रहा है। उसने अभी कुरान में भी तब्दीली हो सकती है, वो मोहम्मद सलमान उनका नाम है, वहाँ के जो प्रिंस है, तो उन्होंने कुरान में भी तब्दीली हो सकती है, इसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ की जो मस्जिदें थी, उनकी प्रॉफिट के ज़माने की मस्जिदें और बाकी सारी मस्जिदें जो थी, वहाँ तोड़ के 5 स्टार होटल बना दिया उन्होंने। अब ये बोलेंगे कि उनको नहीं समझता इस्लाम, और यहीं हिंदुस्तान वालों को ज़्यादा इस्लाम समझता है, तो मैं ये नहीं समझता भाई। मैं तो ये मानता अविनाश नहीं सर को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मोहम्मद बिन सलमान अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका ठीकरा पूरा इस्लाम पर नहीं फोड़ा जाता है। देखिए इस्लाम क्या है,
इस्लाम जो कुरान में लिखा है और हदीस में लिखा है ये इस्लाम है असल में। सोर्स जो है इसका बेसिक सोर्स इस्लाम को अगर किसी को पढ़ना है तो मुझे मत देखिए, मोहम्मद बिन सलमान को मत देखिए, आप कुरान और हदीस को देखिए, वो भी ऑथेंटिक चीज़ों को, है ना। उसमें फलां साहब ने बोल दिया ये जो अविनाश सर कह रहे हैं कुरान में बदलाव की बात, तो कुरान में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोग लेवल से कर सकते हैं। हो सकता है मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास ऐसा कुछ एजेंडा हो, अब हमको वो नहीं मालूम कि उनका एजेंडा क्या है। देखो दूसरा है कि मस्जिदें तोड़ के बनाए, अविनाश सर ये गलत बात है। अविनाश सर मस्जिदें तोड़ के बनाए, मैं उनका क्लियर बता देता हूं। उन्होंने बोला दीनी आयतें हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी जी, दुनियावी आयत है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दुनियावी आयतों में दस्तरखान पे बैठ के खाना, हाँ ओके ओके मैं समझ रहा हूँ आप जिस तरफ जा रहे हैं। जी, आप उसमें अभी बफे लगा के खा रहे हो। हाँ ठीक मैं एक ही चीज इसमें बोलना चाहूंगा। हिंदू माने मुस्लिम इलाका एक होना चाहिए, खलीफात थी। अब सब इस्लाम मुल्कों में जाने के लिए आपको वीजा लगता है। सही बात है अविनाश सर। जी जी। उसके बाद में कानून भी आयतें थी। कानून भी आयतों में क्या कहते हैं कि ये किया गुनाह तो हाथ तोड़ दो, ये किया आंखें फोड़ दो, ये किया तो पत्थर मार के उसको जान ले लो, ये बोलते हैं ना। अब वो मानते हैं क्या? नहीं मानते। फौजदारी और ये यानी पर्सनल लॉ थोड़ा सा बदल गया है। और आप तो ये तो कुरान शरीफ की बातें थी ना, मगर दुनिया के हिसाब से जैसा गीता पे 50 टीका आती है, वेदों पे टीका आती है, संहिता पर टीका आती है, वैसे कुरान पे नहीं आती है, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है कि इस पे नहीं आएगी। मगर दुनिया के हिसाब से चलना भी जरूरी होता है। ये विद्वान लोगों का काम है कि दुनिया के हिसाब से उसमें कौन सी तब्दीली जरूरी है, कौन सी नहीं है, तय करो ना। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था सर, उसमें बोलेंगे हम, उसके लिए एक अलग डिबेट रखेंगे कि उसमें हदीस में क्या है। यानी इजिप्ट वालों ने कुछ उस वक्त अलग किया था, सऊदी अरेबिया में भी हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद जो आयशा जी थी। जी जी, मैं सिर्फ एक सेंटेंस में अविनाश सर को बोल के, ताकि बाद में भी डिस्कशन के लिए ऊपर खुला है। तो सबसे मेन बात है कि कुरान में जो भी हुक्म लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान का हुक्म नहीं बदलता है, उसका इंटरप्रिटेशन बदलता है। फॉर एग्जांपल अब जैसा हाथ काटने की बात कही गई है, लेकिन सारे जितने लोगों ने एनालिसिस किया उसको कि भाई ऐसा कोई ब्रेड की चोरी कर ले तो हाथ काट देगा, उसके लिए नहीं है वो। तो पूरा एक सिस्टम है। देखिए इस्लाम एक बात बोल दूंगा कि इस्लाम एक पैकेज है, उसके बिट्स को नहीं ले सकते आप। जैसे आप रिचार्ज करते तो ऐसा तो नहीं हो सकता भी मैं डेटा लूंगा, तो ऐसे आपके मुल्लवी, तो ये जो पूरा पैकेज है उसको पैकेज लेना पड़ेगा। आपके जैसे मुल्ला मौलवी है ना, इसी बात में सब लफड़ा करते हैं। नहीं आप क्लियर नहीं करते, आप लोग क्लियर नहीं करते। क्लियर करेंगे ना, आपने उसका जो जिहाद का मुद्दा क्लियर नहीं किया। आपके पढ़े लिखे बच्चे जिहाद करने चले गए। अरे भैया ये नहीं है मामला, इस वक्त जिहाद करने का मामला नहीं है। सही बात है। इस वक्त अभी जो हो रहा है उसमें आप लोगों को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते आप लोग? नहीं वो मुल्ला क्या करते और ये बोलने के बाद भी लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि भारत की हमारी सर को जो मैं बात कहूंगा वो ये कि ये जो अविनाश सर जितने बोल रहे हैं वो आधे अधूरी सच बात है, ये भी प्रॉब्लम है। तो आधी अधूरी बात को मुकम्मल बात नहीं कहा जा सकता, ये प्रॉब्लम है। तो आधी बात ये सही है कि भाई हम कम्युनिकेट नहीं कर सके, लेकिन कुरान इटरनल है और रहेगा, उसके हुक्म जैसे हैं वैसे बाकी रहेंगे। हाँ उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ये बात हो सकता है कि मुल्लाओं तक सीमित हो गया इस्लाम, इस बात को कहने के लिए, लेकिन अब हर तरफ आप दे रहे हैं जागरूकता आ रही है, लोग इस्लाम को बेसिक इस्लाम को समझ रहे हैं कि मस्जिदों से उठ के नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। आपके शायर ने कहा है। नहीं शायर बोल सकते हैं, हर आदमी को बोलने का हक है। हम तो ये समझते हैं कि इस्लाम अपने प्योर फॉर्म में सारी दुनिया के लिए रहमत का धर्म है, रहमत की बात है, मोहब्बत की बात है। उसके नाम में ही सलामती है। इस्लाम का मतलब सलम से बना है, सीन लामी और शांति की, शांति। तो अब अच्छा लोग उसमें बोल रहे हैं कि ऐसा धर्म है शांति का जो ऐसा सिखाता है, मारना काटना किसी को सिखाया नहीं है। देखिए धर्म को अपने हित के लिए इस्तेमाल करना एक बात है, और धर्म की वास्तविकता, उसकी रियलिटी, उसके ओरिजिनल सोर्स से उसको समझना एक बात है। नहीं, यही मैंने जो बीच में बोला था वही बात थी कि हमारे महात्मा गांधी जी के जो आध्यात्मिक शिष्य थे विनोबा जी भावे, उन्होंने बोला था कि मजहब मरेगा दीन रहेगा। जो ये जो बात है यही है कि मजहब यानी हमने क्या कर रही है आजकल, दाढ़ी बढ़ाना मजहब हो गया, टीका लगाना मजहब हो गया, घूंघट करना मजहब हो गया, किचन में क्या खाना क्या नहीं खाना ये मजहब हो गया। तो ये जाएगा और दीन रहेगा, ऐसे वो बोला जाता है। लेकिन मैं हाँ यानी मैं अभी तीसरा जो सवाल इस पे से पूछना था, आपने बोलते हुए बोल दिया कि जैसे ये हिजाब है तो महिलाओं के लिए भी नहीं, इस्लाम में तो ऐसा है कि पुरुषों के लिए भी ये है। तो ऐसे हिजाब टाइप का या कपड़े कैसे ये करे, पुरुषों के लिए कुछ है क्या, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात कही। तो इस्लाम में देखिए नहीं, इस्लाम में सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है जिसको हया कहते हैं अरबी में, है ये अलिफ। और हया ये देखिए आपके जानवरों और इंसानों में, मैं एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी हूँ,
तो ये सिर्फ इंसानों की खासियत है, शर्म जो है। तो हया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, एक पूरा सिस्टम है वो, तो उसमें दो पार्ट है, एक मर्द और एक औरत। इसी तरह महरम और नामहरम बोलते हैं। जैसे मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये मेरी महरम है, ये मेरे सामने एक है, इसमें उसको हिजाब लगाने की ज़रूरत नहीं, एक उसमें आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितने नामहरम है उस तक उनसे हया करना ज़रूरी है। तो पुरुषों के लिए क्या है? पुरुषों के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो औरतों को घूरेंगे नहीं। पहली बात, पहली नज़र माफ़ है, दूसरी नज़र नहीं देख सकते आप, ये दूसरी बात। तीसरा ये कि औरत और मर्द दोनों के लिए हया कंपलसरी है। इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई हया को तज दे, उसका मानी बता रहा हूँ, कोई अगर हया को छोड़ दे तो फिर अब वो जो चाहे करता फिरे, यानी अब वो ह्यूमन नहीं रहा। इसलिए हया पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है और औरतों के लिए भी ज़रूरी है। अब हया के अलग अलग लेवल है। पुरुषों के लिए कहा कि आप, जैसे औरतें मर्दों को देख सकती है लेकिन मर्द औरत को नहीं देख सकता। इसी तरह औरतों के लिए ख़ास ड्रेस कोड है, तो मर्दों को भी कहा गया कि अपने जितने हिस्से झकने वाले हैं सबको झांकना पड़ेगा, है ना, उनका सतर है। तो पुरुषों के लिए भी हुक्म है, औरतों के लिए भी हुक्म है। वेरिएबल हो सकता है कुछ चीज़ में, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन करना दोनों को है। और दोनों जवाब दे किसके सामने? अल्लाह के सामने। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस्लाम में सेंट्रल कॉन्सेप्ट, ये पूरी जेंडर डिबेट्स को मैं बता रहा हूँ, और भी आगे इस पर बात कभी करेंगे कि जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर डिबेट, जेंडर रोल, इन सब का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है कि मर्द और औरत दोनों को अल्लाह के यहाँ जवाब देना है मर के कि भाई क्या सही किया था, क्या गलत किया था। तो मैं समझता हूँ ये पुरुषों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अविनाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है कि हिजाब पुरुषों को भी पहनना चाहिए, ये तो पहनते नहीं है, मगर इनका पुरुषों पे विश्वास नहीं है। इनकी महिलाओं को पुरुषों पे विश्वास नहीं है। मर्दों को हिजाब नहीं पहनना है, उनको नजर नीची रखना है। नहीं, अगर ऐसा होता तो सऊदी अरबिया के वो सारे कफन पहनते, कफनी पहन के हमारे भी वहीं से वो लेके आए। रेगिस्तान वाला मैं देखता हूँ सर, मैं एक बात बताता हूँ इसमें, सर इसमें एक बात बताता हूँ मैं कि लखनऊ में मैं 20 साल पहले, 25 साल पहले तक लखनऊ में मुस्लिम महिलाएं टीका लगाते हुए देखा हूँ। हाँ, बिंदी भी लगाती है, कल्चरल एक्सचेंज है जी। वही बिंदी लगाते हुए भी पहनते हैं, ऐसे सब तरीके के करते हुए देखा हूँ। मगर ये अचानक तब्दीली जो आई है वो जब अफगानिस्तान को कैप्चर किया रशिया ने, और उसके बाद में अमेरिका ने जो पैसा पंप किया पाकिस्तान के माध्यम से और सऊदी अरबिया के माध्यम से जो पैसा पंप किया, इससे ये पूरी कट्टरता बढ़ा दिया, हर धर्म में बढ़ी। अविनाश सर कह रहे हैं कि हिजाब पहनना कट्टरता है, मैं जानना चाहूंगा। नहीं, उसमें मुझे देखो, मैं घूंघट के, मैं इतना समझता हूँ कि किसी के ऊपर, किसी महिला के ऊपर आप आपका विचार थोपना ये कट्टरता है। बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं थोप रहा है। वो सारी लड़कियां बोल रही है हमको अपने दिल से पहनना है। देखो, अब मेरे घर की लड़की अगर बोलती है कि मुझे करना है तो उसको मेरे घर से स्पिरिचुअल क्या मिला? अब देखिए, ये जो जैनी होती है लड़कियां, वो 7वें 8वें साल में उसको घर में खाना नहीं रहता है, ऐसी लड़कियों को तुम गुरु बना देते हो। 8वें साल में उसको क्या डिसीजन है? 2 साल उसको बोलते हैं कि डिसीजन के लिए, इसको तो एक दूसरी बात है, समझो। नहीं, वही बात है। 2 साल उसके बड़े बड़े लोग उसमें पैर पड़ते हैं, बड़े बड़े लोग उसमें पैर पड़े। नहीं, ये लगता है कि ये जीवन है। नहीं, ये प्रथा परंपरा ये है कि नेपाल में भी कुमारी माता बनाया जाता है। वो लड़की बेचारी 5-6 साल की रहती, वो ये क्या करेगी? उनको यानी जैसे डिसीजन लेने की उम्र 18 साल के बाद होती है। मैं जाता हूँ कि 18 साल के बाद वो अपना जो करना है करे। तो ये सारी बच्चे तो 18 साल के ऊपर ही है ना सर? नहीं सर, पर्सनल लॉ में नहीं होता, वो अलग से डिबेट हो जाएंगे, अपन उसमें अलग से ये करेंगे। ये सब होने के बाद यानी हमने तो अभी ये जाना, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज हमारे देश में गए 7-8 सालों से जो चालू है कि हमें उस वक्त बताया गया था कि अब की बार जो सरकार आएगी वो सबका साथ और सबका विकास करेंगी, और बाद में 19 में ऐसे जोड़ा गया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इन सब नारों के बीच में आज जो पूरी हमारी, यानी ये थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से सवाल है आपके सामने कि इस सब पॉलिटिकल इसमें आप ये मुद्दे को कहाँ देखते हैं? तो हम समझते हैं ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से सवाल भी है इस हैसियत में भी, हालांकि ये इस हिजाब से रिलेटेड इशू नहीं है, लेकिन हम इस पे बात करना चाहेंगे और करना चाहिए। वो ये कि एक तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जिसको हम कहते हैं, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसको आजकल कहा जा रहा है, एक संविधान का जो पूरा एक वो है, तो एक तो उसकी स्पिरिट और उसके मीनिंग और उस सब चीज़ों पर हमको सोचना है कि भाई किस तरफ हम ले जा रहे हैं देश को। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, सभी लोग इसका देते हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग टच इसको देना चाहूँगा। आप लोग सुनिए इसको, मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने, अब हो सकता है मेरे विचार से किसी को हो, ऐसा कब हो गया कि एक छोटे से कपड़े के टुकड़े को सर पर रखने के लिए इतनी नफरत हमारे आपस में बीच में हो गई?
ऐसा कब हो गया कि मुझे याद है, हम अकोला में रहते थे छोटे शहर में, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना और पूरे उसके साथ, जैसे वो लोग भी कोशिश करते थे कि जब से देवी देवताओं का चढ़ावा मुसलमान लोग नहीं खाते हैं, तो हमारे जोशी सर थे बाजू में, बहुत अच्छे थे वो हमको उसमें नहीं बुलाते थे, लेकिन उनके घर के सारे फंक्शन में हम जाते थे दूसरे इसमें। तो ऐसा कब हो गया है कि इतनी डिमार्केशन आ गया? वो कौन से फोर्सेस थे जिसने वो बुनियादी मोहब्बत ख़त्म कर दी, वो इंसानों वाली मोहब्बत एक दूसरे का? मैं अच्छे से जानता हूँ, हमारा शिंदे बहू रहते थे तो हमारे उनके यहाँ से वो छोटी कटोरी में सालन जाता था, उनके यहाँ से आता था, है ना? तो ये सब हमको सोचना ये है कि ये जो बेसिक मोहब्बत लव जो रिश्तों में हुआ करता था, एक दूसरे के साथ रहते थे, हज़ारों साल से रह रहे हैं, वो क्यों फेड हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये सब ये जो हेट्रेड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो हम हमारे नौजवान बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं? उनको नफरतवादी बनाना चाह रहे हैं, नफरत वाला बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ये बड़ा 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 अहम मुद्दा है। मेरे भी बच्चे हैं, आप सबके बच्चे होंगे, अविनाश सर की बच्ची है, बता रहे थे बाहर, सबके लिए, कि हम अपने बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं, कैसा हिंदुस्तान, कैसा भारत देना चाह रहे हैं। तो इस पे ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये सबका साथ, सबका विकास, ये विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ज़बानी बात नहीं होना चाहिए, आपके एक्शन से पता चलना चाहिए। और आपका एक्शन कुछ और कह रहा है और आपके नारे कुछ और कह रहे हैं, यानी बोल कुछ रहे हैं और दिख कुछ रहा है। और ये हमारा ये जो बात है, ये इसको इस तरह से ना लिया जाए कि कोई ख़ास पार्टी के लिए। हर वो बंदा जो सियासत में है या पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे वो राइट से हो, एक्सट्रीम राइट से हो, सेंटर राइट से हो, लेफ्ट से हो, सेंटर लेफ्ट से हो, उसके सामने सवाल है कि उसके बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए कौन से भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं। अविनाश जी, आपका इस पर राय? सर, इसमें राय तो दो तरीके की है। एक, जिनको 2014 में आज़ादी मिली उनकी राय अलग है ना, और जिनको 47 में आज़ादी मिली उनकी राय अलग है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दा जो खड़ा कर रहे हैं, मैं तो ये बार बार पूछता हूँ ना कि 650 साल, 750 साल मुगलों का राज था दिल्ली में, 150 साल अंग्रेज़ों का राज था, ऐसा कहते हैं ना, हम ये पढ़ाते हैं ना। तो दिल्ली के आसपास के 95% गाँव हिंदू, यानी हिंदू के कैसे हैं? अपने नीचे सिंहासन के नीचे भी वो मुसलमान नहीं बना सके। इसका मतलब वो नहीं करते थे इस तरीके के बात। ये बातें कब आई? जब इस देश में पोलराइजेशन की तीव्रता आ गई। और ये पोलराइजेशन की तीव्रता क्यों आई? तो सबसे पहले इसका, जैसा मैं 90 में बोलता हूँ अफगानिस्तान से उठा, वैसे बाबरी मस्जिद का हमारे यहाँ जब मुद्दा उठा, उस वक्त हमने गाली देना शुरू कर दिए कि हम मुंह से खाते तो उसने उल्टा करके किधर से खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये शुरू हो गया। फिर हिंदू वो बच्चे पैदा करते हैं, हाँ इसमें है वो। मैंने कितने सर डिबेट में पूछा हूँ कि भाई तुम बताते हो 4 बीबी और 40 बच्चे, मैं बोला कितने तुम मुसलमानों को जानते हो जिनकी दूसरी बीबी है? अरे जिस मुसलमानों में जनसंख्या के हिसाब से 1000 पुरुषों के पीछे 951 महिलाएं हैं और हिंदुओं के पीछे 931 महिलाएं हैं, तो हिंदुओं से ज़्यादा महिलाएं को सहेजने का, उनको सम्मान देने का काम मुसलमान करता है। और फिर उन 50 बच्चे जो कुंवारे रह जाते हैं उनको क्या संगी अपनी बेटियां देते, दामाद बनाते हैं? मैं ये कई डिबेटों में पूछ चुका हूँ। आपको पता है सर, मेरे बारे में बोला जाता है कि मुसलमानों का प्रवक्ता है, मगर जब मुसलमान इस तरीके से बिहेव नहीं करता, मुसलमान छोटी छोटी बातों पर जब बवाल खड़े कर देता है, कोई शांति से, जैसा राम मंदिर का इशू आया, इतना शांति से, इतना संयम पूर्वक मुसलमानों ने लिया कि उसका इशू नहीं बना सके। राम मंदिर इशू नहीं बना ये देश में अभी। जी, मगर यही बात जब चंद्रशेखर जी थे उस वक्त उन्होंने मेल मिलाप से किया था, मस्जिद नजदीक बन जाती थी, नहीं किया। तो ये जो 3 तलाक वाला, इनके इसमें तलाक बिद्दत जो है आपके इसमें निषिद्ध है जी। नहीं कर सकते, वो 3 तलाक नहीं कर सकते, नहीं था, मगर उसके लिए आपने मोदी को चांस दिया। नहीं, मैं समझता हूँ अविनाश सर का जो हाफ पोर्शन रहता है वो तो बिल्कुल सही बैलेंस रहता है, लेकिन अविनाश सर का मेरे ख्याल से एक जो, जिसको मैं कम्युनल पैरेललिज्म कहते हैं, सोशियोलॉजी में फेमस इस्तेलाह है कि कम्युनल पैरेललिज्म से कहीं ना कहीं अविनाश सर जो है वो टच में आ जा रहे हैं कि भाई देखो हिंदू भी बुरे हैं तो मुसलमान भी बुरे हैं। कितना परसेंट बुरा, ये भी एक देखिए, एक मैं माइनॉरिटी नहीं कहता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कहता हूँ। हाँ, ये एकदम सही टर्म आपने बोली है सर, एकदम सही टर्म है। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उसके अंदर परसेंट कितना है सर? ये देखे ना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये रिएक्शनरी साइकोलॉजी, हम ये उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे। रिएक्शनरी साइकोलॉजी गलत है, इस्लाम तो रिएक्शनरी रिलीजन है ही नहीं। तो अविनाश सर से मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के कोई रिएक्शनरी आ रहे हैं चीज़ें, चाहे उसका बहुत प्रमाण बहुत छोटा सा है, उसको बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, तो हमको उनको समझाना है, उनको भी बात करनी है, उनको भी बताना है, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को।
फ्रिंज इधर हो या उधर सर हो, आपका इसको एक होता है ना पैरेलल तो नहीं कर हमारे सकते 40 सर। हो जाते हैं। बिल्कुल आपका एक आदमी रिएक्ट करता है, हमारे 40 हो जाते हैं, हम समझाते समझाते नाक में दम आ जाता है हमारे। देखिए हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जो फ्रिंज है थोड़ा ना बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग डिनाइल में चले जाते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये भी देखिए कि वजह क्या है, ये भी देखिए कि परसेंटेज कितना है, ये भी देखिए कि रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है। मैं आप ये देखिए ना, मैंने एक बात बोला था जी। कि 80 लाख जू है, उससे 160 करोड़ मुसलमान खतरे में आ जाते हैं। हमारे देश में 80 करोड़ हिंदू है, 20 करोड़ मुसलमानों से खतरे में आ जाती है। ये फिलॉसफी जो देते हैं उनके ऊपर कभी हमने सशक्त अटैक किया? हाँ किया है हम। ये देखिए ये बात अभी अंदर तक बात जा रही है, ये दूसरा मुद्दा है, आप इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अब ये धार्मिक ध्रुवीकरण वाली बात है, वो मैं आगे पूछने वाला था, पहले आ गया, तो चलिए आप उसी पे बोल दीजिए। अभी धार्मिक ध्रुवीकरण का क्या सच है क्या झूठ है? नहीं वो क्लियर, मुझे तो यही यानी ये इस सवाल के बाद ही ये पूछना था कि अभी जो हमारा 5 राज्यों का चुनाव है, इलेक्शन के वक्त मैंने जो पहले ही आपको बोला था कि कब्रिस्तान और शमशान पे लड़ा गया, सही है। तो आज भी ये 5 राज्यों का इलेक्शन है और ये मुद्दा उठ के खड़ा हो गया। तो क्या हम ये धार्मिक ध्रुवीकरण के तरफ जाके इलेक्शन के कारण हम सबके मन और सबकी बुद्धि खराब करना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है। कट्टरपंथी हर वक्त शमशान पे और कब्रिस्तान पे ही चुनाव लड़ेंगे। उनके पास में देने लायक कुछ इशू नहीं है, वो रोजगार नहीं दे सकते। मोदी ने 45 करोड़ प्रोविडेंट फंड के अकाउंट घटा के 32 करोड़ कर दिया। 13 करोड़ अकाउंट कम हो गए प्रोविडेंट फंड के 7 सालों में। उपलब्धि अगर है तो ये है उपलब्धि। तो इसलिए वो मुद्दे धार्मिक लाएंगे, मगर धार्मिक मुद्दों को जिस तरीके से ये लाते हैं, मैंने पहले ही कंसेप्ट दिया, संगी और मुसंगी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उससे बाहर वाले जो ये बोल रहे हैं कि शांत रहने वाले जो लोग हैं, इस्लाम में मानने वाले लोग, वो उतनी मुखरता से आते ही कहाँ है? टीवी डिबेट में आप देखो कठमुल्ले दिखाई देते, इनके सारे प्रोफेसर कहीं दिखाई नहीं देते। ये इनको बोलना पड़ेगा। देखिए जी 5-5 हजार रुपये का तो आपको भी पता है अविनाश सर, वो तो 5-5 हजार रुपये में जिनको लाके बिठाया जाता है, तो ये नहीं है। ये बोल के नहीं चलेगा प्रोफेसर सर। नहीं, जो वॉइसेस मॉडरेट वॉइसेस हैं उनको चांस भी मिलना चाहिए ना सर, ये भी एक बात है। तो आपके चैनल बनाओ। जी बिल्कुल बनाएंगे, सोशल मीडिया आपका साथ रहेगा तो बिल्कुल बनाएंगे। और दूसरा ये भी है कि जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं बहुत सारे हैं, उनकी रीच उतनी नहीं है, लेकिन है जहां पर इन सब चीज़ों का खंडन किया जाता है, कंडेम किया जाता है। अभी खुद जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुसलमानों के, उनमें ये बात चल रही है, लोग जाके कोशिश भी की है। कर्नाटक का जो सबसे पहले छोटा गर्ल्स कॉलेज था, देखिए वहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। ये भी कहा गया कि भी लोकल मुद्दा है, इसको ख़त्म करो, लेकिन वहाँ पर अंदर क्या चल रहा है वो भी अविनाश सर के लिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए मुझे पता है सर। वहाँ पर जो पॉलिटिकल ये भी पता है कि देवबंद तक में तो कन्नड़ भाषा नाम के तौर पर दिया गया है। क्या करना चाहते हो आप? अविनाश जी सर, मैं इसमें थोड़ा इंटरफेयर करता हूँ। जो मैंने अभी पढ़ा है और ये देखा है कि कर्नाटक में अगर 10वीं 12वीं वाला कॉलेज है, 8वीं से 12वीं वाला, तो वहाँ तो कितना भी कुछ हो जाए, अपने महाराष्ट्र में मराठी बोलते हुए लोग आपको दिखेंगे, स्टूडेंट्स दिखेंगे, वहाँ कन्नड़ भाषा में बोलते हैं या कुछ होता है, नारे आए, साथ में वो जो पूरे वीडियो क्लिप्स है उसको हिंदी में करके वहाँ घुमाया। और वो लड़की का वीडियो क्लिप वो पूरा तैयार किया हुआ है। उसका कैमरा का एक्शन देखिए, कैमरा दौड़ते हुए देखिए, वो लड़की का उतरना देखिए। तो ये संगी मुसंगियों का प्लान है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो हमारे देश में, यही हमारा सबसे बड़ा ये है। बेशक देखिए, जितना कम्युनलाइजेशन या कम्युनल पोलराइजेशन किसी के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, ना मेजॉरिटी के लिए ठीक है, ना सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के लिए ठीक है, किसी भी लोगों के लिए ठीक नहीं है। मुद्दे देखिए, ये हम कब इवॉल्व होंगे, कब मैच्योर होंगे, ये सब भी बड़ी सोचने की बात है कि हमारे यहाँ सियासत या पॉलिटिक्स कब तक धर्म और उसके आसपास घूमती रहेगी। हम सब लोगों को मिलकर सोचना है कि ये पॉलिटिक्स डेवलपमेंट सेंटर्ड क्यों नहीं हो रही जैसे बाहर दूसरी जगह हो रही है। तो मैं इसी मुद्दे से आगे का सवाल पूछता हूँ कि हमारे लिए वोट नहीं देते, हराने के लिए वोट देते हैं। शायद हमारे देश का वो चलन है कि लोग किसी को जिताते नहीं है, एक को हराते हैं और दूसरे को ले आते हैं। तो अभी हाँ, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वाली मैंने ये बात रखनी है। नहीं, वो सवाल ही ऐसे था, मैं घटना के एंगल से आपको पूछना चाहता हूँ कि घटना का जो हमारे आम्बेडकर साहब ने जो दी है, घटना का 14वां कलम 15वां कलम हमारी समानता, यानी सबको समान मानता है। भारत देश में कोई आप मुस्लिम है करके अलग है, आप सिख हो करके अलग हो, आप पारसी हो करके ऐसे नहीं, आप सभी भारत देश के नागरिक हो, ऐसे 14-15 कलम में लिखा है। जो 29th कलम है उसमें, हाँ, आर्टिकल जो है उसमें ये ऐसे लिखा हुआ है कि आपको शैक्षणिक और बाकी जो आपकी कपड़े पहनने से लेके बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। ऐसे भी शैक्षणिक और सांस्कृतिक आपको कुछ चीज़ें दी गई है घटना की तरफ से। तो आप ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नज़रिए से, जो उन्होंने उस जमाने में सोचा था कि भारत कैसा बनेगा,
इस एंगल पे ये घटना के तरफ से, संविधान के तरफ से आप कुछ इस पे हमें बताइए। सर मैं एक बात बता देता हूँ। स्कूल का कोड यूनिफॉर्म सबको फॉलो करना चाहिए। व्यक्ति और धर्म से संस्था बड़ी है, देश उससे बड़ा है। व्यक्ति और धर्म के कानून ये संस्था को और उसको सुपरसीड नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, अगर आपको उस इंस्टीट्यूशन में रहना है, सर नागपुर यूनिवर्सिटी में है, नागपुर यूनिवर्सिटी जो भी कानून होंगे, कानून उनके लोगों ने ही बनाए हैं, हमारे लोगों ने, उसमें तब्दीली जो करना है वो करिए। अगर आप कहते हो कि वो स्कूल का जो ड्रेस है वो नॉन इस्लामिक है, उसमें ट्रेंच कीजिए, उसमें चेंज लाना चाहिए। मगर कैसा दिखेगा सर स्कूल में एक बच्चा दूसरा ड्रेस पहन के, दूसरा बच्चा दूसरा ड्रेस पहन के, तीसरा बच्चा तीसरा, और इनको तो चाहिए ना, ये मजहबी झंझट लगाने वाले जो लोग हैं इनको तो चाहिए ही चाहिए। इनको तो ये चाहिए कि बनावटी मुद्दे, ये धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, ये मुद्दे किसके? ये बनावटी मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे रोजी रोटी के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, रोजगार के हैं। इस मुद्दों पर डिस्कशन नहीं आना चाहिए, इसमें बहस नहीं होनी चाहिए। इसलिए बनावटी आपके सामने बिस्किट डालते रहेंगे, हम उस बिस्किट को कैसे झेलेंगे? जी जी। तो अविनाश सर की आखिरी बात से तो बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ कि ज़ाहिर सी बात है नॉन इशू को इशू बना करके असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है या भटकाने की कोशिश की जा रही है, जैसा भी हो। ये जो बात कही अविनाश सर ने कहा ना, ये स्कूल लेवल तक ठीक है। ये कॉलेज में उनके वकील का आप स्टेटमेंट सुनिए, ताहिर साहब है करके कोई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनकी मैनुअल पढ़ी है, उसमें कहीं लिखा नहीं, उसमें सीनियर लेवल पे, यूजी और पीजी लेवल पर कहीं भी ड्रेस कोड का कोई तस्करा नहीं है। ये एक बात है, आप देख लीजिए। और ये 10 मार्च के बाद रहेगा भी नहीं। नहीं, तो फिर जब नहीं है तो फिर क्यों उनको रोका गया प्रिंस? इसलिए ये चर्चा हमें लोगों तक पहुंचानी है कि भाई अगर ये मुद्दा अपने आप ही 10 तक मर जाने वाला है तो ऐसा मुद्दा उठता ही क्यों है और हम इस पे प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? प्रतिक्रिया क्यों प्रतिक्रिया? 30 देखो सर, अभी जो 30 ये जो हो जाएगा, 10 तारीख हो जाएगा, ये मुद्दा मर जाएगा। और जैसे ही हमारे दूसरे मुद्दे शुरू हो जाएंगे, इस पे जवाब देने की उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। अभी वहाँ का योगी जो है, बाबा भगवा बाबा जो बैठा है, मुख्यमंत्री, सर्वसंग परित्याग किया हुआ वहाँ मुख्यमंत्री बन के बैठा है, वो बोलता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो वहाँ कश्मीर हो जाएगा। और ये पागल हो गया तू? आगे आपको पूछना ही है, अभी आगे आपको वही चीज पूछनी है। ये पागलपने के स्टेटमेंट, और उसको हम झेलने लग जाए, उस पर प्रतिक्रिया देने लग जाए। हम रोजगार पे कायम रहे, हम शिक्षा पे कायम रहे। और लड़कियां 11वीं में भी ड्रेस कोड नहीं है, तो एक बेंच ने सुनवाई किया, उसने बोला नहीं है, बड़े बेंच के साथ गया। और मैं यही पूछता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बोला कि नहीं ये ड्रेस कोड नहीं होगा, इसमें पाबंदी रहेगी, ये नहीं होगा, और लॉ के नज़र से उसने अगर प्रूफ कर दिया, फिर क्या करेंगे हम? नहीं देखिए, लॉ की नज़र से कानूनन मुद्दा है। जी, नहीं, लॉ की नज़र से जो भी प्रूफ हो, तो जो तो लॉ फाइनल रहेगा उसको तो मानते हैं लोग, वो कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से इसको सोचने की ज़रूरत है कि जब उस मैनुअल में नहीं लिखा हुआ था तो फिर यकायक ये मुद्दा आया कैसे? यही अपना, हाँ, मैंने आपको जो पहले बोलते हुए बोला था, यही सर, बस ये इसमें ही आप फिर ये करिए। मैंने वही वो सवाल बना के रखा है कि हम महाराष्ट्र में, हम जो लोग हैं, हम लॉर्ड बुद्धा चैनल से हैं, हम बोलते हैं कि हमारा महाराष्ट्र किससे बना है? सावित्रीमाई फुले और फातिमा बहन, इन लोगों ने हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को एजुकेशन का और सभी जाति धर्मों को एजुकेशन के लिए आगे लाया। जब हम सावित्रीबाई के साथ फातिमा भी का नाम लेता है तो उनका तो वही लुगड़े वाला ही फोटो हमें मिलता है जो अभी ये किया है। और ये महाराष्ट्र में भी हमने कहीं बैनरबाजी देखी है, वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन बैनर में ऐसे लिखा है कि पहले हिजाब उसके बाद किताब, तो ये भी थोड़ा सा गलत सा होता है। और उसमें ऐड यही करने वाला हूँ कि ये जो अभी कर्नाटक है, ये गुजरात जैसी नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला तो नहीं बन रही कि हमें यहाँ पे एक नया एक प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया लेबोरेटरी में, और ये आगे क्या होगा? ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन आप इस पे दोनों एंगल से आप बताइए कि महाराष्ट्र में भी ऐसे क्यों हो रहा है और कर्नाटक का क्या होगा? देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो कुछ हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में जो भी आप उसको बोलना चाहते हैं उसमें हो रहा है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। देखिए, अब ये लोग तो नहीं मानते, लेकिन एक्चुअली ये नेकेड फाशिज्म है, ये फाशिस्टिक फोर्सेस है। और अगर आप उसको जो भी नाम देना चाहें वो एक अलग बात है, लेकिन इसलिए एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो कुछ भी एक तरह का एक पूरा, जिसको ध्रुवीकरण जो हिंदी में बोलते हैं, या पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनल जो पॉलिटिक्स है, कम्युनल जो पूरी एक तरह का हेट्रेड फैलाया जा रहा है, उस सब को जो पूरे देशवासी हैं उन सबको मिलकर के इसका मुकाबला करना है। उनको देखना है कि भाई ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कहाँ ले जा रहा है हमको।
सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को इलिटरेट रखकर, उनके खिलाफ हेटरेट फैलाकर, उनको मार्जिनलाइज्ड करके, उनको गेटवाइज्ड करके हम कोई बहुत सक्षम भारत नहीं बना सकेंगे। ये बात हम सब जितनी जल्दी समझ ले उतना जल्दी अच्छा है, हम ये समझते हैं। हो सकता है इससे मतभेद हो सकता है। तो अब इसलिए ये जो भी प्रयोगशाला बना रहे हैं या फला कर रहे हैं, इसको एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स जो है हमारे देश का, जो हमारे देश की जनता है, उसको इसका जवाब देना है, उसको इस झांसे में नहीं आना है, उसको जैसे अविनाश सर कह रहे हैं ना कि उन मुद्दों पे कायम रहना है। उसमें सभी है, उठाने वाले भी, रिएक्शन करने वाले भी, पैसिव लिसनर भी, जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी, विद्वान भी, गैर विद्वान भी, चैनल वाले भी, सबको सब भागीदारी है इसमें। सिर्फ ये नहीं कि रिएक्शन देने वाले ही प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सबको मिल के ये करना होगा कि हम ये देखें कि किस तरीके से हम इस समझ लीजिए एक बड़े ख़तरे को समझ सके। कम्युनलिज्म, फाशिज्म एक बड़ा ख़तरा है। किसी एक उसकी तरक्की, आप अपने तरक्की के लिए खूब काम कीजिए, लेकिन किसी दूसरे की लाश पर चढ़ के अगर आप तरक्की करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही घिनौनी किस्म की बात है। इसके तरफ हमको सोचना चाहिए। तो ये जो कुछ भी बन रहा है, प्रयोगशाला है, सब है, इसको एक जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स है जनता का, वही शिकस्त दे सकता है। और हम सबको इसकी तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए। ये बहुत सटल लेवल पे आता है, सटल लेवल पे आता है, अलग अलग लेवल से आकर करता है। सर जैसे कह रहे हैं ना कि पहले हिजाब फिर किताब, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है। कुरान में तो सबसे पहले इल्म को किसने, इन्नमा यख्शल्लाहिल इबादिल उलमा हो, कुरान में लिखा है कि अल्लाह से सिर्फ वही डर सकता है, उसको वही पहचान सकता है जो इल्म रखता हो, नॉलेज रखता हो। तो पहले हिजाब किताब की बात सही नहीं है, कुरान के हिसाब से सही नहीं है। एकदम सही कहा। आप अविनाश जी, आपका मत इस पे रखिए। क्या रखना है, इन्होंने बताया। मैं तो आपको एक बात ही बताता हूँ कि भाई मैं एक सेमिनार में गया था। वो सेमिनार था गालिब हॉल में, मिर्ज़ा गालिब एकेडमी। उसमें उस वक्त के झारखंड के राज्यपाल, अभी के केरला के राज्यपाल वो थे, और वो सब मौलवी का सेमिनार था। बहुत सारे मौलवी थे, मुझे बुलाया गया था, मैं अपने संगठन की तरफ से गया। मैंने ये पूछा था कि मैं मानता हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है, और मोहम्मद साहब ने जो धर्म दिया है वो शांति का धर्म है, मैं मानता हूँ, ठीक है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये संदेश आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? आपके बच्चे इस चीज़ के साथ में लड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं, और उनको फिर वहाँ खाना बनाने के लिए और लैट्रिन बाथरूम साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे देश की ये फितरत नहीं है खून करना, मारना। क्योंकि ये देश का डीएनए जो है वो बुद्ध का डीएनए है, महावीर का डीएनए है, गांधी का डीएनए। गांधी ने बोला था कि मैं करबला से लड़ाई के बाद अहिंसा की शिक्षा लिया हूँ। तो हम जहाँ से भी जो बेटर आता है वो बेटर की शिक्षा हम लेते हैं, और बेटर की शिक्षा के बाद में हम ये सारी चीज़ों को मानते हैं। सवाल ये है कि हमारे यहाँ, फिर मैं वही बात करता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि हम विरोध करते हैं, विरोध उतना मुखर नहीं है जितना मुखर आरएसएस काम करता है, जितना मुखरता से संघ काम करता है। उतना अगर मुखर विरोध नहीं होगा तो नगाड़े की आवाज़ में तूती बोलने से नहीं काम चलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है, मैंने सर आपको पता होगा एनआरसी के वक्त मैंने बोला था हर मुस्लिम मंच पे जाके कि आप आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, क्योंकि हर मुसलमान के पास में आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट मदरसे से प्राप्त हो जाता है। और जब आसाम में मैं कई बार गया हूँ तो आसाम में वो जो सबसे पहले बच्चा नहीं और बीबी नहीं बचाता, वो पहले कागज़ बचाता है। तो सबके पास है। आप लड़ाई लड़ रहे थे किसानों की, आप लड़ाई लड़ रहे थे दलितों की, आप लड़ाई लड़ रहे थे मैंने क्या बोलते हैं उसको, आदिवासियों की। आपने आपके मन से बोला नहीं। जो चीज़ आपको बोलनी चाहिए वो बोलते नहीं हो, और जब नहीं बोलनी चाहिए उस वक्त बोलते हो। मैं फिर कहूँगा अविनाश सर का जो, जैसे अब आईसिस के बारे में बात आई ना, ये मेरे ख्याल से अविनाश सर को थोड़ा सा फैक्ट चेक करना चाहिए। जैसे भाई हिंदुस्तान से आईसिस में केरला से गए थे, कितने साबित हुए, कितने गए थे, है ना। ये सब बहुत, ये देखिए एक तो प्रोपेगेंडा मशीनरी है पूरी। ये प्रोपेगेंडा मशीनरी में फैक्ट चुप जाता है। आपने जो फैसिज्म बोला था, फैसिज्म प्रोपोगंडा पे ही टिका रहता है। हमें उस फैसिज्म के प्रोपोगंडा के खिलाफ ही बोलना है। लेकिन फिर कभी कभी अविनाश सर से ऐसा फील होता है कि अविनाश सर भी उस प्रोपेगेंडा के कहीं शिकार तो नहीं हो गए। जैसे मैं किसी के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होता सर। कितने गए अविनाश सर, आरएसएस के प्रमाण पत्र नहीं लेता। सही है, मैं तबलीगियों के लेता हूं। हम मानते हैं, लेकिन जैसे कितने गए, है ना, ये भी है ना, कितने पे प्रूफ हुआ, कितने सर 2, 5, 10 भी गए होंगे। देखो हमारे यहाँ के सर, वो तो जिन्होंने, वैसा तो फिर सर कोई भी जिन्होंने सर मारा, जिन्होंने पूरे कम्युनिटी को कैसे, जिन्होंने दाभोलकर को मारा, जिन्होंने कुलबुर्गी को मारा, जिन्होंने पानसरे को मारा, वो 2-4 ही 5 थे ना। बिल्कुल, मगर उससे हम जलील तो हुए ना। हाँ ठीक है सर, वो तो एक पॉपुलर सेंटिमेंट, तो जलील होना जरूरी है।
कि हमारे बीच में से गए, हम उनको शिक्षा नहीं दे सके। मेरा एक बेटा बिगड़ गया तो मेरे परिवार का तहस नहस हो जाता है मेरा। ये देखिए, ये इमोशनल लेवल पे उस तरह ठीक है बात करना, लेकिन अगर फैक्ट वाइज बात करेंगे तो इतनी बड़ी 20, 22, 50 करोड़ 25 करोड़ की कम्युनिटी अगर पकड़े, जो भी है यही चीज, ये जो सर आपने इमोशनल वाला बोला ना, हमारे देश में इलेक्शन इमोशन पे लड़े जाते हैं, फैक्ट पे कोई लड़ता नहीं है। इसी बात पे अभी है ना, हाँ, तो ये जो बात है, ये सवाल, ये जो पहले अभी बोल दिए थे हमारे अविनाश जी ने, 80 और 20 का भी चलन किया, और 80-20 के बाद कल ही स्टेटमेंट आया है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी हार जाती है यूपी में, तो हमारे यूपी का बंगाल, वेस्ट बंगाल, कश्मीर या फिर हमारा पूरा ये जो है ये अलग केरला जैसा बन जाएगा। अब ऐसा बोलने के बाद अगर ये मुद्दा उसमें आता है तो हमें उसको सप्रेस करना चाहिए। तो ये सप्रेशन के लिए हमने क्या करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। मैं इसमें सर थोड़ा कल ही मैंने एक इंटरव्यू में बोला, उन्होंने 80-20 बोला, कांशीराम जी ने 85-15 बोला था। ठीक है भैया, 15% उन्होंने बोलने का अगर कांशीराम जी को अधिकार था तो उनको 20% बोलने का अधिकार है कि नहीं है? भाई 5% बढ़ गए ना वो, मगर 80 हम लोग हैं और 20 वो लोग हैं, हम करते क्यों नहीं? वो बात हमको करनी चाहिए कि 20 वो है, 80 हम हैं। देखिए जी सही है। तो मैं इसमें एक और चीज़ अविनाश सर से ऐड भी करना चाहूँगा कि इसको जो है इस तरह सिलेक्शनिस्ट अप्रोच जिसको मैं बोलता हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए कि भाई अब ये जो है ये इन पर ही सब कुछ है, आपको करना है, आप करिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, इससे लड़ना हम सब की जिम्मेदारी है, इसके विक्टिम हम सब हैं। क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, देखिए कहते हैं कि एजुकेट, वो जो बात है वो शायद थ्योरेटिकल ज़्यादा लगे, लेकिन आप यकीन मानिए वो डिग्री और कागज़ की बात नहीं है। जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे, एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, वो डिग्री की अवेयरनेस, वो साक्षरता, वो एक अलग चीज़ है। हमको लोगों को एजुकेट करना है, अवेयरनेस करना है, और उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक ग्रुप का काम नहीं है। हाँ, ये बात है किसी को ज़्यादा करना पड़ेगा, किसी को कम करना पड़ेगा, भागीदारी के साथ। तो इसमें वही एडिशनल सवाल ये है कि आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि तालिबान वाले सर्टिफिकेट देते हैं, हम यहाँ बोलते हैं कुछ तालिबानी लोग सर्टिफिकेट देते हैं, कि शहरियों को कुछ बोलते हैं, SC ST को कुछ बोलते हैं, मुस्लिम्स को कुछ बोलते हैं। इस पर मैं आपकी एक शॉर्ट में टिप्पणी चाहूँगा कि ऐसे प्रमाण पत्र जो बांट रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो समझते हैं कि प्रमाण पत्र का मुद्दा अब डेड हो गया है। जो प्रमाण पत्र बांटते हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनको नकार दिया है ओवरऑल पब्लिक ने, हम ये समझते हैं। ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट की बात अलग है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन समझ में आता है। अविनाश जी, आप इस पे क्या है, ये प्रोफेसर लोग अपनी चमड़ी बचाने का ही धंधा करते हैं। ये सीधा कभी अटैक हमारी तो चमड़ी है ही नहीं सर। ये कभी अटैक करने की बात ही नहीं करते। बात सीधी होनी चाहिए कि ये जो प्रमाण पत्र बांट रहे, ये OBC को बोलते हैं जातिवादी है, दलितों को बोलते हैं आरक्षणवादी है, मुसलमानों को बोलते हैं आतंकवादी है, आदिवासियों को बोलते हैं नक्सलवादी है, वो सरदारों को बोलते हैं खालिस्तानवादी है। तो क्या हवादार कच्चे वाली राष्ट्रवादी बचे हैं देश में? वही राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी है। ये सीधी बात होनी चाहिए। मैं किसी के प्रमाण पत्र एक्सेप्ट नहीं करता, न तबलीगी के करता हूँ, न तालिबानियों के करता हूँ, न तालिबानियों के करता हूँ। मैं मेरे देश का आज़ाद हूँ आदमी, मैं मेरे संविधान को मानता हूँ। मेरे सबसे पहले सर्वोपरि मेरा संविधान है, उसके बाद में मेरा धर्म है, उसके बाद में मेरा परिवार है, उसके बाद मैं हूँ। ये मैं खुले से मानने वाला आदमी हूँ और ये प्रमाण पत्र मैं डिनाई करता हूँ। मैं आखिरी सवाल आप लोगों से अभी ये पूछता हूँ कि ये जो मुद्दा था या नॉन मुद्दा था हिजाब वाला, इस मुद्दे के कारण ये 5 यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे, इसमें जो बटरफ्लाई इफेक्ट करके एक चीज़ है कि कहीं अगर हमारे किसी बटरफ्लाई ने अपना फ्लाई कर दिया और समझो वो दक्षिण अमेरिका में है और उसका इफेक्ट हमें चाइना में दिखता है कि वहाँ एक भूचाल आ गया, तो भाई इस छोटे से मुद्दे का भूचाल तो कहीं ये 5 इलेक्शन में दिखाई नहीं देगा। इसके ऊपर आप मत रखिए, ये आखिरी सवाल है। जी। तो इससे पहले कि मैं आखिरी बात पे कहूँ, मैं अविनाश सर की बात पे थोड़ा सा आके फिर आगे की तरफ चलूँगा, कोई उसकी बात नहीं। मैं ये बात बड़ा इसको पूरा महसूस कर रहा हूँ कि ये जो कम्युनल पैरेललिज्म की बात है कि जैसे बामनी तालिबान, जैसा इधर तालिबान और फिर इधर बामनी तालिबान, जो भी मैं समझता हूँ कि इंडियन मुस्लिम्स को जो लेंस से देखा जा रहा है वो भी बहुत गलत लेंस है। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट पे जो इंडिया में है, फिर इंडिया में जो मुसलमान है वो एक अलग उसकी अपनी एक सोशियो रिलीजियस सर ऐसा बोलोगे तो हमारे भी कुछ है, मगर उनके ऊपर हम टूट पड़ते हैं। कुछ नहीं है सर, वो बहुत है, यही भी तो बिल्कुल नहीं है। 2700 RSS के पूर्णकालिक स्वयंसेवक है, उससे ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, उस पर हम नहीं करेंगे। वो हमारा दिमाग खराब कर दिया हमारे बच्चों का। कम्युनल पैरेललिज्म नहीं होना चाहिए, जहां भी गलत है वो गलत रहेगा,
उसको एक बड़े समुदाय से जोड़ करके आप उसको बराबर नहीं कर सकते। जो भी गलत है वो गलत रहेगा, चाहे इधर हो उधर हो इधर हो किधर भी। अब आते हैं इनकी आखिरी बात पे, इफेक्ट पे। मैं समझता हूँ हम सबको ये बात समझनी चाहिए, और अब तो सब लोगों के पास खुलकर आ गई ये बात कि जब मुद्दे नहीं होते हैं तो मुद्दे बनाए जाते हैं ना, आर्टिफिशियल इश्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई इफेक्ट होगा नहीं होगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि सब लोगों ने सोचना समझना चाहिए और लोग किधर भी ले जाना चाहिए। आपने वापस आना चाहिए डेवलपमेंटल मुद्दों पे। एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, जीडीपी का क्या हुआ, रोज़गार मिले कि नहीं मिले, देश कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या साख बन रही है, वो सारी चीज़ों पे लोग किधर भी जाए। वोटिंग जो भी देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होती है, या जिसको हम उसको वोटिंग डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, कि उसमें ये बड़ा सेंट्रल एक्सेस होता है। अगर हम जात पर इस तरह के मुद्दों पे वोट देंगे, जब तक देते रहेंगे तब तक गुमराह होते रहेंगे, ऐसा हमारा। जी अविनाश जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, देखो किसान तो हरा रहे उनको भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान का आंदोलन चला, किसान उनको हरा रहे। बाकी के प्रदेश में जाति और धर्म, और जब तक ये चलते रहेगा कि इसको हराना है इसलिए हमको वोट देना है, तो किसी के मैयत पे अगर जाके ही अपने को फातिया पढ़ना है तो फिर हमारे अच्छे के लिए कौन पढ़ेगा। तो राजनीति में बिल्कुल, मैं तो अभी आपको पता है कि मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके 25,000 लोग इकट्ठा किया और मैंने उनको जवाब दिया। मैंने बोला कि भैया तुमको गंगा माँ ने नहीं बुलाया, यशोदा माँ बुला रही है, यशोदा बहन तुमको बुला रही है। मैं तो ये बोला हूँ, मैं ये जाके बोला हूँ कि किस गौ की बात करते हो जिसका मांस का निर्यात में आपने इतना उच्चांक स्थापित कर दिया है कि दुनिया में आप नंबर 1 हो गए, विश्वगुरु हो गए। तो ये मैंने बोला, मैंने गोवा में बोला, सब जगह मैं बोलता हूँ। सवाल ये है कि इसका कितना इफेक्ट होगा, तो हम हमारी तरफ से पूरा भरकस प्रयास करते, पूरी जान लगा देते। 50 बार मारने की धमकियाँ मिली, सब कुछ हुआ, मगर हम तो पागल जैसा काम करते रहेंगे। हम इनको कंटिन्यूसली जवाब देते रहेंगे, मगर वो जहर फैलाने का काम रोज़ रोज़ कर रहे हैं। एंटीडोज भी हमको रोज़ तैयार करना पड़ेगा, नए नए। मैं रिजवान साहब से आग्रह करता हूं कि उनके जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका एक बड़ा ग्रुप बना के आपके चैनलों पर, आपके इस पे डिस्कशन आयोजित कीजिए। बिल्कुल, ये खाली बुद्ध चैनल की जरूरत नहीं है, ये हम सबकी जरूरत है, और उसका जवाब दे हम। इलेक्शन 5 साल में आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर हम और हमारी औलादें यहाँ रहना चाहिए और हमको जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमारे माननीय अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये आज का डिबेट का मुद्दा था, हिजाब इशू या नॉन इशू। मेरे ख्याल से ये जो अभी हमने सवाल जवाब किए हैं, इसमें से ये मुद्दा धार्मिक ना रह के, धार्मिक ध्रुवीकरण का न रह के, 5 राज्यों के इलेक्शन में कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाना है, इसलिए पहुंचा हुआ मुद्दा है। तो आज के ये डिस्कशन से तो हमें ये पता चल गया है कि हमें कहाँ बरगलाया जाता है। हम जब बात करते हैं रोजगार की, तब हमें ये बोलते हैं कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो हमें बोलते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जब हम बात करते हैं कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, और खुद बोला जाता है कि हम सबको घर देंगे, और ये बनाने लगते हैं मंदिर, ये बनाने लगते हैं मस्जिद की बात। तो हम ये सब मुद्दों से बाहर निकलना है, और हमें शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा, हमारे देश का जीडीपी कैसे बढ़ेगा, इस मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। ये हफ्ते मैं आपके सामने ये मुद्दा लेके आया था। अगले हफ्ते हम नए मुद्दे के साथ फिर से विदर्भ टीवी और लॉर्ड बुद्धा टीवी पे आएंगे। मैं अभी सभी हमारे दर्शकों को आनंद मांजरखेड़े जय भीम बोलता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय भीम। थैंक यू।